नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 17, 24 और 31 अक्टूबर को महिलाओं को 10,000 रुपए की धनराशि दी गई, जबकि यह आचार संहिता लागू होने के बाद किया गया। झा ने बताया कि अगला भुगतान 7 नवंबर को प्रस्तावित है, जो दूसरे चरण की वोटिंग से सिर्फ 4 दिन पहले है। उन्होंने कहा कि यह कदम माताओं को प्रभावित करने की कोशिश है और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के खिलाफ है। झा ने चुनाव आयोग से इस पर तुरंत कार्रवाई की मांग की और शिकायत की लिखित पावती देने को कहा। बता दें कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। बिहार में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को होने हैं, जबकि मतगणना 14 नवंबर को होगी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पटना में पत्रकारों से बात करते दौरान एनडीए पर महिलाओं को रोजगार देने के वादे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब तक महिलाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया गया और अब चुनाव से ठीक पहले इसकी बात क्यों की जा रही है। प्रियंका गांधी बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए राज्य में है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार जरूर बनेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि जनता अपवादों की बजाय काम चाहती है। शनिवार को प्रियंका बेगूसराय के बछवाड़ा और खगड़िया के बेलदौर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगी, जहां वे महागठबंधन के उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगी। दुलारचंद यादव की मौत गोली से नहीं बल्कि फेफड़ा फटने और सीने की पसलियां टूटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह साफ हुआ है कि गोली पैर में लगी जरूर थी, लेकिन वह आर पार निकल गई थी और वह जानलेवा नहीं थी। डॉक्टरों की टीम के मुताबिक शरीर पर कई जगह चोट और जख्म के निशान भी पाए गए हैं। दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर को हत्या उस वक्त की गई थी जब वो प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के लिए मोकामा में प्रचार कर रहे थे। मेडिकल टीम में शामिल डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि मौत का कारण आंतरिक चोटें और फेफड़े का फटना है, गोली लगना नहीं। जो जानकारी दुलारचंद का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने दी है, वैसा ही कुछ बयान पुलिस ने भी दिया था। पुलिस के मुताबिक मृतक को पहले पैर में गोली मारी गई और इसके बाद उन्हें वाहन से कुचल दिया गया। हालांकि अब मौत की असल वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल गई है। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के बीच मोकामा में हुई हिंसा को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ी निंदा की है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। उन्होंने प्रशासन और चुनाव आयोग से पूछा कि इतनी बड़ी घटना के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हैरानी की बात है कि 40 गाड़ियों का काफिला हथियारों के साथ कैसे घूम रहा था। चुनाव आयोग क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि हत्या के गवाह मौजूद हैं, लेकिन प्रशासन चुप है और जांच शुरू नहीं हुई। तेजस्वी ने सवाल उठाया, आखिर इन गुंडों को बचाने वाला कौन है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर इस तरह की घटनाएं जारी रही तो यह बिहार के चुनाव की पारदर्शिता और लोकतंत्र पर सवाल खड़ा करती हैं। आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले के काशीबुग्गा स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में शनिवार को मची भगदड़ में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। राजभवन ने जानकारी दी कि राज्यपाल एस अब्दुल नसीर ने इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। बताया जा रहा है कि मंदिर में पूजा के दौरान भारी भीड़ उमड़ने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। इससे पहले मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी घटना की पुष्टि करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति शोक प्रकट किया और घायलों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए। वहीं प्रशासन ने हादसे की जाँच शुरू कर दी है। जबलपुर में आयोजित अखिल भारतीय बैठक में आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के संघ पर प्रतिबंध लगाने वाले बयान को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि संघ पर 3 बार बैन लगाने की कोशिश हो चुकी है, लेकिन समाज ने संघ को पूरी तरह स्वीकार किया है। होसबोले ने बताया कि आरएसएस की वर्तमान में 8,399 शाखाएं एक्टिव हैं और जनजातीय इलाकों में विस्तार पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि संघ 86,000 हिंदू सम्मेलनों का आयोजन करेगा ताकि समाज में एकता और स्वदेशी विचार को बढ़ावा मिले। मणिपुर हिंसा पर उन्होंने कहा कि अब स्थिति में सुधार हो रहा है और नक्सल प्रभावित इलाकों में हिंसा घटी है। होसबोले ने धर्मांतरण को एक साजिश बताते हुए जागरूकता फैलाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने बंगाल की स्थिति, जनसंख्या असंतुलन और घुसपैठ पर चिंता जताई और कहा कि जनसंख्या नियंत्रण की जिम्मेदारी सरकार की है।
बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को आरएसएस पर कड़ा हमला करते हुए कहा था कि देश में कानून व्यवस्था की समस्याओं के लिए इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि देश में अधिकतर समस्याएं भाजपा और आरएसएस के कारण हैं, इसीलिए इन पर बैन लगना चाहिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई के बीच एक बार फिर तीखा वॉक युद्ध छिड़ गया है। शर्मा ने शुक्रवार को गुवाहाटी में दावा किया कि गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट हैं और उन्हें विदेशी ताकतों ने भारत में स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि अगर उनके दावे झूठे हैं तो गोगोई उन पर मानहानि का मुकदमा करें। शर्मा ने दावा किया कि उनके पास सबूत हैं और सही समय पर वे कार्रवाई करेंगे। वहीं गोगोई ने शर्मा के बयान को मुख्यमंत्री पद के लिए अयोग्य का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि जब असम अपने प्रिय गायक जुबिन गर्ग के निधन पर शोक मना रहा है तब मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी बेहद अनुचित है। गोगोई ने एक्स पर लिखा कि शर्मा की यह प्रतिक्रिया सत्ता खोने के डर को दिखाती है। बता दें कि जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले शुक्रवार को असम और देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज हुई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने केंद्र सरकार पर कन्नड़ भाषा की अनदेखी और हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। बेंगलुरु में राज्योत्सव दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने बताया कि कर्नाटक केंद्र को 4.5 लाख करोड़ रुपए का राजस्व देता है, लेकिन बदले में बहुत कम राशि मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदी और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर अनुदान दिए जा रहे हैं, जबकि कन्नड़ सहित अन्य भाषाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। सिद्धरमैया ने चेतावनी दी कि अंग्रेजी और हिंदी पर निर्भरता बच्चों की रचनात्मक और मातृभाषा से जुड़ाव को खत्म कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित देशों में बच्चे अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। उन्होंने शुरुआती शिक्षा में मातृभाषा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाने की मांग की और कन्नड़ लोगों से कन्नड़ विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए अजीत डोभाल ने कहा है कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका जैसे पड़ोसी देशों में पिछले 3.5 सालों में हुए सत्ता परिवर्तन की मुख्य वजह खराब शासन रही है, न कि जेन ज़ी आंदोलन। सरदार पटेल की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्र की स्थिरता और विकास के लिए अच्छा शासन बेहद जरूरी है। डोभाल ने कहा कि बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में गैर संवैधानिक तरीकों से हुए सत्ता परिवर्तन असल में शासन की विफलता के परिणाम थे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत का चीन के साथ सीमाओं को लेकर मतभेद जरूर है, लेकिन व्यापार जैसे क्षेत्रों में सहयोग जारी है। डोभाल ने कहा कि भारत जहां संभव है चीन के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। उनकी यह टिप्पणी उस समय आई है जब गलवान विवाद के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने की कोशिशें चल रही हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीट की महिला डॉक्टर की संदिग्ध मौत की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी बनाने का आदेश दिया है। यह कदम जनता और राजनीतिक दलों के दबाव के बाद उठाया गया। मृतक डॉक्टर 23 अक्टूबर को सतारा के फलटन इलाके के एक होटल में फंदे से लटकी मिली थी। उनकी हथेली पर लिखे सुसाइड नोट में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर गोपाल पडाने पर रेप और सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बाणकर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप था। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। परिवार ने पोस्टमार्टम में गड़बड़ी और राजनीतिक दबाव के आरोप लगाए थे। अब मुख्यमंत्री ने डीजीपी को एक महिला आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार ने यह कदम देर से उठाया और जांच निष्पक्ष नहीं होगी, क्योंकि आरोपी खुद पुलिस अधिकारी है और एसआईटी भी पुलिस विभाग के अधीन है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस के धर्म को लेकर दिए गए बयान पर विवादों में हैं। उन्होंने कार्यक्रम में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी हिंदू पत्नी एक दिन ईसाई धर्म अपनाएंगी। यह वीडियो वायरल होते ही वेंस पर आलोचनाएं शुरू हो गईं। बाद में उन्होंने सफाई दी कि उनकी पत्नी धर्म बदलने की कोई योजना नहीं रखती और यह पूरी तरह उनका फैसला होगा। वेंस ने बताया कि उषा ने ही उन्हें ईसाई धर्म से दोबारा जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके तीनों बच्चों की परवरिश ईसाई धर्म के अनुसार की जा रही है। विवाद तब बढ़ा जब यह बयान एक भारतीय मूल की महिला के सवाल के जवाब में आया, जिसने अमेरिकी सरकार की अप्रवासी नीति पर भी सवाल उठाया था। वेंस ने कहा कि वे केवल पूछे गए सवाल का ईमानदारी से जवाब दे रहे थे, न कि किसी पर धर्म थोपने की बात कर रहे थे। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।